लास्ट में दो हैं, जो एक है शिक्षा और दूसरी है स्वाधीनता। अब शिक्षा के आगे हमको लिखना है स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है। स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है और स्वाधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का। देखिए, इसको थोड़ा सा हम इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है कि जैसे आप शुक्ल में चलेंगे तुरंत आप लाइट ऑफ एशिया का जो है मिल जाता है ब्रजभाषा में, और वो बहुत पूछा जाता है, हमेशा उसकी भाषा ही पूछी जाती है। और मिल और स्पेंसर बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, खास करके स्पेंसर का विकासवाद और मिल का भी। सर लास्ट वाला एक बार और बोल दीजिए। स्वाधीनता जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का। ठीक, तो ये दो चीजें, जैसे कुछ संस्कृत से थे, उसमें कालिदास वाले संस्कृत से अगर लें, और अनुदित रचनाओं में मेरे हिसाब से जो पूछे जाने की ज्यादा गुंजाइश होगी वो सबसे पहले इनकी होगी, फिर कालिदास वाले की होगी, उसके बाद मेरे हिसाब से पूछने की गुंजाइश कम है। अनुदित रचनाओं की बात हम कर रहे हैं कि भाई जैसे सीधे सीधे रख दे कि मिल के जो है ऑन लिबर्टी का अनुवाद स्वाधीनता नाम से किसने किया। देखिए, एक कथन, एक वो याद आ गया मुझे, राय कृष्णदास ने जो है किसका अनुवाद किया था हिंदी में? हाँ, पगला नाम से। याद नहीं आ रहा, चलिए भी याद आता है बताते हैं। मतलब ऐसे ही जो फोकस्ड रचनाएं हैं, और ये इंटर की किताब में है, पगला नाम से था, याद नहीं आ रहा। देखिए, चलिए, ब्रज भाषा में रचित कविता, ये तो खड़ी बोली में भी ब्रज भाषा में इनकी दो कविताएं मिलती हैं, और चूंकि एक तरह से द्विवेदी युग खड़ी बोली में कविता को स्थापित करने वाला युग है, लेकिन इन्होंने भी ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं, और उसमें दो कविताएं प्रसिद्ध हैं। तो नंबर एक है नागरी तेरी यह दशा। नंबर दो है अयोध्या का विलाप। नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप। अभी इसी से आपको ब्रज भाषा में एक पंक्ति भी, जब पंक्ति लिखेंगे तो पंक्ति में आएगी। अब कुछ सामान्य तथ्य कुछ है दिमाग में? आला है ना, आएगा भी वो। खरगोन नरक ठिकाना उस परिप्रेक्ष्य में हम लिखेंगे जिस परिप्रेक्ष्य में वो लिखा गया था, बाल मुकुंद गुप्त को वो जवाब दिया गया था। तो उस पूरे विवाद में हम आएंगे। विवाद में कौन कौन था, कौन किसके पक्ष में था, किसने क्या, वो विवाद क्या था, हम सारे पे चलेंगे। ठीक, पॉइंट में हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए, गंगा लहरी वाला पॉइंट हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, इसको हम अलग से नहीं लिखवा रहे हैं। कि आप अगर अलग से लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि गंगा लहरी संस्कृत में पंडित राज जगन्नाथ ने, ब्रज भाषा में पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और खड़ी बोली में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि यमुना लहरी ग्वाल ने लिखी। इतना हमने लिखा है, तो चाहे तो आप लिख लें। लिखवाए हैं, लेकिन पूरा एक सीरियल से पूछेंगे तो भूल जाओगे।
लिखिए, अच्छा लिख लीजिए। पंडित राज जगन्नाथ ने, चूंकि सीरियल भी यही बनेगा, सबसे पहले संस्कृत में आएगा, तो पंडित राज जगन्नाथ ने संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा को अंडरलाइन कर लीजिए, गंगा लहरी लिखा। पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में लिखा। पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में लिखा। खड़ी बोली में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। आगे वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए यमुना लहरी ग्वाल अलग से। खड़ी बोली में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये आपकी बात पूरी हो गई। अब जब गंगा लहरी कर रहे हैं तो यमुना लहरी भी वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए अलग से, ताकि ये क्लियर रहे कि गंगा लहरी यमुना लहरी। इससे एक चीज ये होगी कि आपको याद बड़ी आसानी से होगी। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, द्विवेदी जी सरस्वती में, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। द्विवेदी जी सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य द्विवेदी जी सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर उपनाम से लिखते थे। ठीक, अगला पॉइंट एकदम मल्टीपर्पज क्वेश्चन हो गया है। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि एक दो परीक्षा गैप होती होगी, जरूर पूछ लिया जाता है। अब इसके अर्थ में चले जाएं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन बिना बताए चले जाएं तब भी बात नहीं समझ में आएगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की क्या ज्ञान रास के संचित कोश का नाम। आप समय के अनुसार साहित्य की परिभाषा कैसे बदलती है, आप दो परिभाषाओं की तुलना करिए और आपको याद आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य किसे कहा कि मैं उस चीज को साहित्य मानने का पक्षपाती हूँ जो पर दुख कातर, ठीक, दूसरे के भावों को क्या करके पूरे लंबी सी उनकी परिभाषा है। और इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम इकट्ठा कर सकें वही क्या है, साहित्य। क्योंकि उस समय हमारे साहित्य में तमाम चीजों का अभाव था, मतलब विधाओं का विकास नहीं हुआ था, श्रेष्ठ रचनाएं नहीं आई थी, ना गोदान लिखा गया था, ना चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी लिखी गई थी, ना शुक्ल का इतिहास आया था। तो उस समय साहित्य इनके लिए क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेना। लेकिन वही हजारी प्रसाद द्विवेदी तक पहुँचते पहुँचते उसमें पर दुख कातरता,
पर मतलब दूसरे, दुख का मतलब दुख, कातर का मतलब दयालु हो जाना। जो दूसरे के दुख को दूर कर सके उस चीज को उन्होंने साहित्य कहा। कल वो कथन अभी हजारी प्रसाद में लिखवाएंगे, बड़ा बेहतरीन कथन है कि मनुष्य की चरितार्थता 3 चीजों में उन्होंने बताई है कि मनुष्य की चरितार्थता किसमें है। नहीं, वो 3 कथन जो है वो उसमें हमें 2 कथन याद आ रहा है। एक है प्रेम में है, एक है त्याग में है, एक कोई छोड़ रहा है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे आपसे ना, तो उन्होंने मनुष्य होने का पर्याय ही मान लिया कि प्रेम, त्याग और समर्पण, ऐसा कुछ 3 शब्द है उनका। कि उन्होंने, उनका देखिए कई सारे कथन है, साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। कल हम देवदारू निबंध पढ़ रहे थे, उन्होंने उसमें यही चीज दिखा है कि जो बात एक आदमी को सही लगे वो पागल, और जो सबको सही लगे वही साहित्यकार की या कवि की बात होनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट लिखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र कविता है, अथवा जब मनोभाव शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, अथवा जब मनोभाव शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, तब वही कविता है। चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। मतलब निराला के आने के पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी इतने दूरदर्शी थे कि मान लिया था कि कविता गद्य में भी हो सकती है। यही तो बता रहे हैं कि जब मनोभाव शब्द का रूप धारण कर लिया। यही तो हम लोग पढ़ते थे रीत मुक्त कवियों में कि उन्होंने मन की तरंग पर कविता की है। जैसे उनके मन में भाव उठा, उसी भावों को उन्होंने क्या किया, शब्दों में ढाल दिया। यही बात ये भी कह रहे हैं, लेकिन इनके में अलग क्या है कि वो पद्यात्मक या गद्यात्मक हो सकती है। ये नई चीज है। ये अपने समय के हिसाब से तब मुक्त छंद नहीं आया था, आप जान रहे हैं। और ये एग्जैक्ट तो मुझे नहीं, लेकिन जहां तक 90% याद है, ये कवि कर्तव्य निबंध की ही लाइन है, जहां तक मुझे याद है। हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट मतलब नहीं लिखवा रहा हूं। आगे लिखिए। द्विवेदी जी ने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्र का संपादन किया। द्विवेदी जी ने सन 1903 से 1920 तक, हम जहां पत्र पत्रिका लिखाएंगे वहां आपको ये लिखाएंगे कि 1900 से 1900 मतलब दिसंबर 1902 तक, उसमें एक साल एक संपादक मंडल था, फिर अगले साल श्याम सुंदर दास हो गए, फिर 3 से 20 तक ये हो गए, और 20 से 46 तक वो थे देवी दत्त शुक्ल। ठीक, और कमाल की बात ये है कि ये अभी 2021 में फिर निकलना शुरू हुई है सरस्वती पत्रिका। इसमें कमाल की बात ये है कि 2021 में सरस्वती पत्रिका फिर निकलना शुरू हुई है। अभी 15-20 दिन पहले पेपर में थी, 1 महीना वो होगा। लेकिन ये जानना है कि अब सरस्वती के साथ एक डेट और जुड़ गई, 2021 में ये निकलना फिर शुरू हो गई। और ये अलग बात है, ये पूछी जा सकती है। प्रयास है ना। हाँ, हम जब सरस्वती पे आएंगे ना तो सारा मामला आपका क्लियर कराएंगे, क्योंकि यहाँ अगर उसमें चले जाएंगे तो
अवांछित विषय हो जाएगा। अगला पॉइंट, भाषा और व्याकरण संबंधी शब्द भाषा और व्याकरण संबंधी शब्द अनिश्चितता। ये पूरा विवाद एक में ही हम समेट के लिख रहे हैं। भाषा और व्याकरण संबंधी शब्द अनिश्चितता को लेकर द्विवेदी जी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच द्विवेदी जी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच एक विवाद चला जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम उपनाम से, जिसमें यहीं से आएगा वो निबंध आत्माराम की टेंटे। वो आत्माराम कौन थे? यही थे। जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम उपनाम से और द्विवेदी जी ने कल्लू अलहित नाम से एक दूसरे के मतों का खंडन किया था। आधा लाहिश में हलंत लगाइए। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक। जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम उपनाम से और द्विवेदी जी ने कल्लू अलहित उपनाम से एक दूसरे के मतों का खंडन किया था। अब इस पे हम थोड़ा सा, और लिखना नहीं है, जानकारी ले लेना है कि मामला क्या था और ये विवाद कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप लोग जब व्याकरण पढ़ेंगे, गिरी जी बताएंगे वहाँ से आपको कि हिंदी में परसर्गों को मिलाकर लिखा जाए कि अलग लिखा जाए। ये उस समय चूंकि हिंदी का स्वरूप खड़ा हो रहा था, तो ये एक विवाद का विषय हो गया, जिसे हम लोग अगर आज की व्याकरणिक भाषा में कहें तो उसे संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विभक्तियां, ये इसके लिए व्याकरणिक शब्द है कि संश्लेषणात्मक विभक्तियां और विश्लेषणात्मक विभक्तियां। तो संश्लेषण का अर्थ ही होता है कि जुड़ा हुआ संश्लेषण, और विश्लेषण का मतलब अलग हुआ। तो विभक्तियां अर्थात परसर्ग अर्थात चिन्ह, जब हम कहते हैं ना कि कर्ता ने कर कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये जो ने को के लिए है, ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़े रहें कि अलग रहें, यही विवाद का विषय था। और इनका मानना था कि अनिश्चितता लिखा जाए और इनका कहना था कि अस्थिरता लिखा जाए। बस यही शुक्ल जी ने द्विवेदी जी ने अनिश्चितता शब्द का इस्तेमाल किया और बाल मुकुंद गुप्त ने कहा कि आपका ये शब्द गलत है, आपका ये शब्द ये होना चाहिए। तो जितने द्विवेदी जी के समर्थक थे वो बाल मुकुंद गुप्त की खिंचाई करते थे, जिसमें आत्माराम की टेटे नाम से लिखा गया निबंध सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। और आगे आप आएंगे तो हिंदी में विभक्तियां मिलाकर लिखी जाएं कि अलग लिखी जाएं, ये एक आंदोलन चला था। और इस आंदोलन के नायक ही थे गोविंद नारायण गुप्त, वो जो शब्द गुच्छों में जुड़े हुए अटाला है, ठीक।
तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि चूंकि हिंदी का स्वरूप आज की स्थिति ये है कि आज विभक्तियां, जैसे एक सवाल ये हो सकता है कि आज क्या वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति यही है कि आज संज्ञा और सर्वनाम के साथ विभक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एक उदाहरण हम देख लें, क्योंकि हम कह रहे हैं तो आधे लोगों के ऊपर से ऐसे निकल रहा है एयरपोर्ट के जहाज की जैसे लिखते हैं हम को, तो हम सर्वनाम है और को विभक्ति है, चिन्ह है। कभी हम और को अलग अलग नहीं लिखते, हम लिखते हैं उस ने, हम उस और ने को अलग अलग नहीं लिखते। तो जब हम इसको मिला के लिखते हैं उसमें मुझे लग रहा उल्टा हो रहा है, संज्ञा के साथ विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं और सर्वनाम और किसके साथ संश्लिष्ट होती हैं। हाँ, तो यही चीज है कि जब उस ने हम लिखते हैं तो दोनों जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम लिखते हैं राम ने, तो राम और ने अलग अलग कर देते हैं, तो संज्ञा के साथ विभक्तियां तुरंत अलग हो जाती हैं, विश्लिष्ट हो जाती हैं और सर्वनाम के साथ जुड़ जाती हैं। तो इसे हम कहेंगे कि संज्ञा के साथ विभक्तियां जो है विश्लिष्ट हैं और सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट हैं। यही विवाद का यहाँ कारण था कि इसे जोड़ के लिखा जाए कि अलग लिखा जाए। विवाद इसलिए उठा कि उस समय नई नई खड़ी बोली कविता के लिए स्वीकार की जा रही थी, तो कोई मानता था कि इसे अलग लिखा जाए और कोई मानता था इसे जोड़कर लिखा जाए। यही पूरा विवाद था और इसी में इन्होंने आत्माराम उपनाम से लिखा, इनकी मतों की आलोचना की और उन्होंने कल्लू अलहित नाम से सर्गो नरक ठिकाना नहीं आल्हा लिखकर उनके मतों का खंडन किया। और इसी को गोविंद नारायण गुप्त ने और गोविंद नारायण मिश्र, हाँ गुप्त नहीं, तो इन लोगों ने जो द्विवेदी के पक्ष के थे वो द्विवेदी के मतों का और जो इनके पक्ष के थे इनके मतों का समर्थन करते थे। ये था पूरे विवाद का पृष्ठभूमि। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी काव्य को उपयोगितावाद से द्विवेदी जी ने संबद्ध किया। हिंदी काव्य को उपयोगितावाद से द्विवेदी जी ने संबद्ध किया। अगला पॉइंट, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी को हिंदी नवजागरण के तीसरे चरण का प्रतिष्ठापक माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी को हिंदी नवजागरण के तीसरे चरण का प्रतिष्ठापक माना है। अब एक सवाल स्वाभाविक से उठता है कि दूसरा और पहला चरण कौन था? कम से कम जानना तो चाहिए ही मुझे। तो सुन लीजिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो सवाल आप कर सकते हैं उसे हम अपने से ही करके बताते हैं। तो हिंदी नवजागरण के पहले जो है चरण उन्होंने भक्ति काल को माना है। हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण उन्होंने भारतेंद्र युग को माना है और तीसरा चरण द्विवेदी युग। और तीसरे चरण के प्रतिष्ठापक किसे माना उन्होंने? जहां भी हिंदी नवजागरण की अवधारणा के विकास, जहां हिंदी नवजागरण आएगा वहां अपने आप रामविलास शर्मा जुड़ेगा। ठीक, तो पहला चरण भक्ति काल, दूसरा चरण भारतेंद्र युग, तीसरा चरण आगे
तुले हुए शब्दों में कविता करने, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास, तुक अनुप्रास आदि को ढूंढने से तुक अनुप्रास आदि को ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि को ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। यही बात निराला कहते हैं कि छोड़ प्रिय छंदों की बंधनमय राह, प्रिय गजगामिनी, आगे वाली लाइन मुझे नहीं याद आ रही है, कि निराला ने जो कुछ बात कही ऐसा नहीं था कि वो स्वयं एक साथ निराला में ही आ गई। उसकी बहुत सारी पृष्ठभूमि आगे के लोगों ने तैयार कर दी थी। ठीक, डैश करके महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर, आपने श्रीधर पाठक में लिखाया था, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले आधुनिक काल के प्रथम कवि श्रीधर पाठक है। हाँ, वो सब प्रथम कवि नहीं है, प्रथम समर्थ कवि। हमने आपसे क्या कहा था, उसके साथ ये भी चर्चा की थी कि जब हम पहला कवि मानते हैं तो सरहपा को मानते हैं, पहली रचना मानते हैं तो देवसेन को मानते हैं। तो पहला अगर आप समर्थ जोड़ लेंगे तो बात थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपकी बात भी वहाँ इसलिए सही है, गलत नहीं है, कि जब आप पहला समर्थ कवि जोड़ लेंगे, चूंकि आप ये देखिए कि खड़ी बोली में इनके पहले जितने लोगों ने लिखा है, चाहे भारतेंदु हो, चाहे अंबिका दत्त व्यास का कंसबद्ध हो, चाहे और कोई हो, तो किसी की कोई व्यवस्थित रचना नहीं है। अगर एज ये व्यवस्थित रचना सरहपा से लेकर देवसेन के बीच में बहुत लोगों की रही होगी, लेकिन कुछ तो कारण था कि विद्वानों ने देवसेन की श्रौकाचार को पहली रचना माना। सिद्धों की संख्या ही 84 थी, लेकिन उसमें भी हम कितने लोगों को पढ़ते हैं? 6, 7, 8 लोग। तो सवाल ये उठता है कि किसकी रचना समय और समाज के लिए वैचारिक रूप से समर्थ थी या वैचारिक रूप से एक कुछ नया करने वाली थी। तो इस नजरिए से एकांतवासी योगी के पहले की जितनी रचनाएं लिखी गई थी वो उतनी समर्थ नहीं थी। ये भी आप देखिए कि एकांतवासी योगी मौलिक रचना नहीं है, अनुदित है, लेकिन फिर भी उसे विद्वानों ने इसीलिए आधुनिक काल जोड़ दिया गया। ठीक, बस इतना ही है अनिल कि जब आप उसे समर्थ जोड़ देंगे तो बात थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगी। उसमें आप जोड़ सकते हैं बात को और क्लियर कट करने के लिए। ठीक, अगला लिखिए। कविता एक अपूर्व रसायन है। कविता एक अपूर्व, गिरी जी आपको पढ़ाएंगे अपूर्व और अभूतपूर्व में अंतर क्या है। ये दोनों शब्द बहुत पूछे जाते हैं, अपूर्व और अभूतपूर्व, और अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए आता है, तो ये वहाँ आएगा, आपको समझाएंगे। डैश करके महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को कविता एक अपूर्व रसायन है, ये एक अलग कथन हो गया, छोड़ दीजिए इसको। नया कथन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इतवृत्ति प्रधान कविता
का पुरस्कर्ता कहा जाता है? इतवृत्त प्रधान कविता का पुरस्कर्ता कहा जाता है। कहने का साफ साफ अर्थ ये हुआ कि पूरे द्विवेदी युग में अगर इतवृत्त प्रधान कविता लिखी गई तो उसके नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्यों? क्योंकि सरस्वती उस युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी। जो सरस्वती में छपता था वही कवि माना जाता था, जो सरस्वती में नहीं छपा वो कवि ही नहीं है। इसलिए सरस्वती में वही छपेगा जो द्विवेदी जी को पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा तो गिरजे की घंटा और जूही की कली की तरह बाहर चला जाएगा। तो इसलिए इतवृत्त प्रधान जो द्विवेदी युग की विशेषता थी, कल हम लोगों ने बढ़िया से समझा था कि इतवृत्तात्मकता है क्या। उसके पुरस्कर्ता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट, द्विवेदी जी मुख्यतः भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। यही हम चर्चा कर रहे थे। द्विवेदी जी मुख्यतः भाषा और साहित्य को अंडरलाइन कर लीजिए। डैश करके विश्वनाथ त्रिपाठी लिख लीजिए। भाषा और साहित्य की व्यवस्थापक थे। यार ये सब खोद गर्मी ना कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनका जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो भाषा को भी और साहित्य को भी, दोनों को व्यवस्थित करने में ही इनका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत हुआ। किसके किसके पास कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण है? और किसने उसकी भूमिका पढ़ी है? बहुत हाथ उठाया। हाथ उठाओ लोग। अरे भूमिका पढ़ते तब आपको पता चलता कि वो द्विवेदी जी के पूरी तरह से वो व्याकरण लिखा गया। तो द्विवेदी जी के प्रभाव में, द्विवेदी जी के अनुनय विनय आग्रह पर वो पूरा व्याकरण लिखा गया है। आया कब? 1920 में। तो आप जो मूल चीज है वो तो पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़े तो ध्यान नहीं सर, लेकिन उसमें बहुत त्रुटियां वो त्रुटियां देखिए, वो त्रुटियां गुरु जी की नहीं है, वो त्रुटियां प्रकाशक की है। सब बहुत नहीं, वो दरअसल फिर जिस प्रकाशन जो छापने वाला प्रकाशक है उसको जो उसके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, संशोधन करने को क्या, प्रूफ रीडिंग उनकी गलत है। उसमें जो है हमारा कहने का मतलब ये था कि उन्होंने पूरी तरह से खड़ी बोली अगर काव्य की भाषा बनी तो उसका पूरा श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को था। खड़ी बोली में व्याकरण अगर पहला महत्वपूर्ण लिखा गया गुरु जी का तो उसका पूरा श्रेय, पूरा प्रभाव महावीर प्रसाद द्विवेदी को था। तो इसीलिए भाषा और साहित्य दोनों के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण। आप जानते होंगे कि सरस्वती में आने वाली किसी भी कविता को वो उतना बदल डालते थे जितना उनको अच्छा या उपयोगी या जरूरत लगती थी, लेकिन वो जूही की कली को बदल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम इसे बदल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ये कविता हम छाप सकते नहीं, इसीलिए उस कविता को उन्होंने वापस कर दिया। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भाषा और साहित्य के मुख्यतः व्यवस्थापक थे। और डैश करके विश्वनाथ त्रिपाठी। कोई शुक्ल का कोटेशन भी थी क्या? शुक्ल का जो कोटेशन है वो भी आएगा, लेकिन ये विश्वनाथ
त्रिपाठी का है। अगला लिखिए, द्विवेदी जी के अनुसार गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। द्विवेदी जी के अनुसार गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। इनका बहुत सारा हिस्सा गद्य में लिख दिया गया है, क्योंकि जितना गद्य के बारे में था वो सब निबंध में लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि छूटेगा कुछ, जो यहाँ से छूट रहा है वो सारा हिस्सा गद्य में, निबंध में या आलोचना में लिखा गया होगा। एक कथन हमको दूसरी जगह लिखना था, लेकिन यही हमने लिखा है, आप यहीं लिख लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। लिखिए, रामविलास शर्मा ने सरस्वती को, इसमें आपको ये बताना है कि किस पुस्तक से है। रामविलास शर्मा ने सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका, जल्दबाजी न करिए रामन, रामविलास शर्मा ने सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका तथा हिंदी नवजागरण का मुखपत्र कहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका और हिंदी नवजागरण का मुखपत्र कहा है। किस किताब से है बताएंगे? रामचंद्र तिवारी से है, पेज नंबर 496। हालांकि हमारा 2012 संस्करण है, आधे लोगों के पास होगी किताब, लेकिन बस वैसे जैसे रामचरितमानस में बालकांड का जब आयोजन होता है तो हम खाली बाले कांड पढ़ते हैं, अयोध्या कांड का होता है तो उसके आगे पीछे वाला कांड नहीं पढ़ते। पंक्तियां, ये सवाल दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जातीय पत्रिका और हिंदी नवजागरण का मुखपत्र। रामविलास शर्मा ने कहा है, ये भी मतलब कौन है ये तो है ही, और किसने कहा है ये भी। पंक्तियां, एक ब्रज भाषा में लिखना है, एक खड़ी बोली में। पहले खड़ी बोली वाली लिख लेते हैं। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णा भरणे कहाँ गई। अच्छा, दो अलग अलग हैं, एक ये है, एक ये दूसरी पंक्ति अलग है। जन्मभूमि की बलिहारी है, वह सुरपुर से प्यारी है। जन्मभूमि की बलिहारी है, वह सुरपुर से प्यारी है। यही है इस वृत्तात्मक कविता।
जैसे इतिहास बता रहे हों, जन्मभूमि की बलिहारी है व सुरपुर से प्यारी है। ये क्या है? इसमें कोई नयापन नहीं है, कोई लक्षणा नहीं है, कोई व्यंजना नहीं है। बात जब सीधे सीधे सपाट शब्दों में कही जाती है, इतिहास की तरह बताई जाती है, तो वही है इति। यही जन्मभूमि की वंदना अगर निराला करते, यही जन्मभूमि की वंदना प्रसाद करते, तो उनका लिखने का तरीका, उनके भावों की अभिव्यक्ति, उनके उपमान, उनके प्रतीक, उनके बिंब कुछ अलग होते। ठीक। और जैसे कविता इतिवृत्तात्मक हुई, वैसे उसमें कौन सी शब्द शक्ति आ जाएगी? अभिधान। लक्षणा और व्यंजना की गुंजाइश कम से कम। ठीक। ब्रज भाषा में 2 लिख लीजिए। पहला तो वही लिख लीजिए, स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं। ब्रैकेट में आला लिख लीजिए, क्योंकि कल्लू अलहित नाम से लिखा था उन्होंने ना, तो इसका जो शैली होगी, रूप होगा, वो आल्हा का था। ठीक। और किस लिए लिखा गया था ये आप जान रहे हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी लाइन है, श्रीयुत नागर निहार दशा, अलग है ये। श्रीयुत नागर निहार दशा तिहारी, होए विषाद मन माहि अतीव भारी। होए विषाद मन माहि अतीव भारी, डैश करके नागरी तुम्हारी यह दशा। नहीं, अयोध्या का विलाप है, शुक्ल जी में 470 है, अयोध्या का विलाप। अब देख रहे हैं ये लाइनें क्या हैं, जैसे इतिहास बता रहे हैं। श्रीयुत नागर निहार तिहारी दशा, हो विषाद मन माहि अतीव, यही है इति वृत्तात्मक। यही चीज अभी हम जब छायावाद में चलेंगे तो देखेंगे कितनी छोटी से छोटी भी बात होगी तो उसको इस तरह लक्षणा और व्यंजना में लपेट के कहेंगे कि जितना कहेंगे नहीं उससे ज्यादा उसे संकेत कर देंगे। एक अच्छे कवि का काम ये भी होता है, आप देखेंगे छायावाद में आते आते, कि जब हम ही आपको बता देंगे फूल जैसे हैं, कमल जैसे हैं, चंद्रमा जैसे हैं, तो आप क्या सोचोगे? प्रसाद पागल नहीं थे जो उन्होंने कहा खिला हो जो बिजली के फूल। उनको पता था कि हम ऐसे ऐसे उपमान लाएंगे कि पूरे जीवन सोचते सोचते आप अंत हो जाएगा, लेकिन सोच ही नहीं पाओगे कि वो बिजली का फूल था कैसे। ये होता है कवि। अगर हम आपको कोई ऐसा लौकिक उपमान दे देते जो संसार में उपलब्ध होता, तो हम क्या करते, सोचने को सीमित कर देते। जैसे हम गुलाब कहे तैसे इसका मतलब जितने अलग फूल हैं आप उससे हट गए, इसे विशेषण कहिए। विशेषण का काम क्या होता है? विशेषताओं को सीमित कर देना। जैसे हमने कहा काली गाय, तुरंत बाकी सफेद गाय, नीली पीली गाय सब खत्म हो गई, काली काली आ गई। जैसे हमने गुलाब कहा, इसका मतलब सारे फूल खत्म हो आ गए। उल्टा ना करिए भाई, आ नहीं गए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब आधुनिक काल के कवियों ने सब कुछ स्वयं बताने के बजाय थोड़ा सा संकेत कर दिया, बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने आप से कल्पना
कर लीजिए। एक उदाहरण आपको बता के आगे बढ़ता हूँ। आप जैनेन्द्र का त्याग पत्र पढ़िए। त्याग पत्र की पहली ही लाइन है, मेरी माँ जैसे उदार थी वैसे ... तो ये ... क्या है? एक स्त्री में जितने भी दुर्गुण हैं, अगर एक बात वो कह देते तो आप केवल उतने सोचते हैं, लेकिन जो उन्होंने ... भर दिया, उसमें एक स्त्री में जितने भी गुण हैं आप उसको भर सकते हो, उसमें उनकी कल्पना कर सकते हो। तो ये चीज होती है आधुनिकता में। ये चीज आया कि छायावादी कवि केवल संकेत करते हैं, बाकी कल्पना करने के लिए आपको छोड़ देते हैं कि जितनी लंबी चौड़ी कल्पना कर सकते हो उतनी लंबी चौड़ी कल्पना आप कर लीजिए। इससे क्या होता है कि इससे संप्रेषण की प्रक्रिया में पाठक और कवि दोनों शामिल हो जाते हैं। जैसे हमने गुलाब कहा तो आप उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन जब हमने संकेत कर दिया, आप अपनी कल्पना और हमारी, तब दोनों लोग मिल के जब उसमें पढ़ते हैं तो पाठक और लेखक का संबंध क्या होता है, और मजबूत होता है। तब उसमें केवल कवि कवि नहीं रह जाता, उसमें कवि और पाठक दोनों जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ये चीज छायावाद से शुरू होती है। अभी हम लोग छायावाद पे आएंगे तो इसको लिखवाएंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में। बस इतना ही महावीर प्रसाद द्विवेदी पे है, बाकी निबंध और आलोचना में। अगले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। अठारह से 1947। निजामाबाद आजमगढ़, उसके बगल लिख लीजिए 1865 से 1907। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। इनसे एक ही साल बड़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 थे वो। डेट याद करने वाले 1865 से 1907, ये बाल मुकुंद गुप्त का है। अभी बाल मुकुंद गुप्त आपको निबंधों में मिलेंगे, कविता में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि आप डेट याद करके रखिए। जैसे 1859 में नाथूराम शर्मा शंकर और 1859 में श्रीधर पाठक थे। ठीक, जो मेन लोग हैं उनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तो 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं, 65 में हरिऔध और बाल मुकुंद गुप्त आ जाते हैं। निजामाबाद आजमगढ़, ब्रैकेट में आप राहुल साकित्यायन भी लिख लीजिए कि राहुल साकित्यायन भी आजमगढ़ के थे। तो जो लोग आजमगढ़ वाले हों वो याद रखें अपने अपने। राय देवी प्रसाद सूर्य को शुक्ल जी 1873 से 20। अब और नगेंद्र और बच्चन वाले में 68 से 15। बाद में चूंकि देखिए वही हमने कई बार बताया ना कि कुछ चीजें नए शोध में बाद में निकल के आई होंगी। जन्म और मृत्यु एक जगह नहीं मिलती, दोनों जगह मतलब स्पष्ट नहीं लिखी। जैसे जहाँ मृत्यु लिखे हैं वहाँ वो संबंध दिया है, उसको ग्रुप पे डालिए, उस पे हम लोग उसी समय डिस्कस जन्म करेंगे। के विषय में जो दिए हैं तो एक लाइन करके उन्होंने दिया है, तब उससे वो निकलता है, मतलब 2 पेज में 2 जगह निकलता है। चलिए उसको ग्रुप पे डालिए तो हम लोग उस पर जो भी प्रामाणिक स्रोत है उस पर देखते हैं। क्योंकि अगर लिखे हैं तो स्वाभाविक सी बात है किसी मजबूत नींव के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी की गई हो। देख लेते हैं नींव कहाँ है। हाँ, मृत्यु 1947। पिता भोलानाथ उपाध्याय, पितामह सुमेर सिंह। अच्छा ये गड़बड़ चल रहा है, 44 नहीं वो 47 लिखे थे, बस समझने का चक्कर था बस। कई बार ये त्रुटियां हो जाती हैं। हमने वाइबा का नंबर चढ़ाया बच्चों का 73, अब हमारा 3 लिखने का कुछ
5 कुछ ऐसे लिखे थे 78 कि उसे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर ने हमारे 75 को 73 समझ लिया और उसने 75 को 73 नंबर कर दिया। फिर बाद में बच्चों में विवाद हो गया कि इनको तो आप 75 दिए थे, हमको 73 दे दिए। तो हमने कहा वास्तव में मैंने दिया सबको 75 ही था, लेकिन ये कंप्यूटर वाला हमारे 75 को 73 समझ लिया। तो आगे से कोशिश करें हम लोग कि 73 में तो 78 बनाई। नहीं, उसमें हाईएस्ट था 75, तो इसके ऊपर नहीं दिया जा सकता था। आगे लिखिए, पिता भोलानाथ उपाध्याय, पितामह सुमेर सिंह। रचनाएं प्रेमाम्ब वारिद, उन्नीस सौ प्रेम प्रपंच, उन्नीस सौ प्रेमाम्ब प्रश्रवण, इसकी डेट 1901, प्रेमाम्ब प्रवाह, उन्नीस सौ एक प्रेम पुष्पाहार, 1901